अभिवादन। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक वित्तीय गलियारों में काफी हलचल मचाई है। मेरा मतलब है चीन द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी। ये सिर्फ कुछ टन सोना खरीदने की बात नहीं लगती है ना? ये एक सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल, ऐसा ही प्रतीत होता है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें एक विश्लेषणात्मक लेख है, चाइना स्ट्रेटेजिक गोल्ड एक्यूमुलेशन एंड डॉलर डाइवर्सिफिकेशन, साथ ही द इकोनॉमिक टाइम्स की कुछ रिपोर्टिंग और एक यूट्यूब वीडियो का भी संदर्भ है जो इस गतिविधि के कुछ खास पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ, और ये सभी स्रोत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। चीन लगातार और आप कह सकती हैं रणनीतिक रूप से सोना जमा कर रहा है। तो आज का हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों के आधार पर ये समझना कि आखिर इस सोने की होड़ के पीछे चीन का असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास है या इसके पीछे कोई बड़ी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी हुई है? चलिए कोशिश करते हैं इन संकेतों को जोड़ने की। हाँ, देखते हैं क्या तस्वीर उभरती है। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये सोना खरीदने की इतनी बड़ी मुहिम क्यों? स्रोतों का एक प्रमुख तर्क अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन इसके व्यवहारिक मायने क्या हैं? बिल्कुल, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, वैश्विक व्यापार और वित्त वो काफी हद तक अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। हाँ, ये तो है। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास एक तरह की क्या कहते हैं, वित्तीय वीटो पावर है। वो डॉलर प्रणाली का उपयोग करके दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है, उनके लेन देन मुश्किल कर सकता है, उनकी संपत्ति फ्रीज कर सकता है, जैसा हमने देखा भी है हाल में। हाँ बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि चीन इस स्थिति को अपने लिए एक रणनीतिक कमजोरी के रूप में देखता है, खासकर जब अमेरिका और चीन के बीच वो तनाव बढ़ते रहे, व्यापारिक और राजनीतिक। सही बात है। तो सोना इसमें कैसे मदद करता है फिर? देखिए, सोना किसी एक देश की मुद्रा या उसकी नीतियों से सीधे तौर पर बंधा नहीं होता। ये एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यवान संपत्ति है। तो अगर आपके पास पर्याप्त सोने का भंडार है तो इसका मतलब है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए कम से कम सैद्धांतिक रूप में डॉलर प्रणाली को बाईपास करने की क्षमता विकसित कर सकता है। अच्छा, जैसे अगर डॉलर से भुगतान मुश्किल हो? हाँ, अगर चीन को किसी देश से कुछ खरीदना है और डॉलर के माध्यम से भुगतान मुश्किल या मान लीजिए जोखिम भरा लगता है, तो सोने का उपयोग किया जा सकता है। ये उसे अमेरिकी वित्तीय दबाव या प्रतिबंधों के सामने ज्यादा लचीलापन और स्वतंत्रता देता है। स्रोत इसे चीन की आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने के कदम के रूप में देखते हैं, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर बाहरी नियंत्रण कम करना। ये बात समझ में आती है, अपनी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक प्रयास। लेकिन क्या डॉलर से दूरी बनाना ही एकमात्र कारण है? स्रोत ये भी कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना भी एक बड़ा मकसद है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? चीन के पास तो खरबों डॉलर का भंडार है पहले से ही। हाँ, और यही समस्या का हिस्सा भी है। एक तरह से चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में लगा हुआ है। तो सारा रिस्क एक जगह। बिल्कुल, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने जैसा। अगर डॉलर का मूल्य गिरता है या अमेरिका में ब्याज दरें बहुत बदलती हैं, तो चीन के भंडार के मूल्य पर सीधा असर पड़ता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सोना इस जोखिम को कम करने में मदद करता है। कैसे? क्या सोना डॉलर से बेहतर है? बेहतर या बदतर कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये अलग है। सोना अक्सर डॉलर और अन्य कागजी मुद्राओं के विपरीत दिशा में चलता है। अच्छा। जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है या भू राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं या फिर महंगाई मतलब मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा होता है, जैसा कि हम आजकल देख भी रहे हैं, तो निवेशक और केंद्रीय बैंक अक्सर सुरक्षित ठिकाने के तौर पर सोने की ओर देखते हैं। हाँ, सेफ हेवन कहते हैं इसे। बिल्कुल, सोना एक हेज या बचाव का काम करता है। मतलब अगर आपके डॉलर या बॉन्ड वाले हिस्से में नुकसान हो रहा हो, तो सोने की बढ़ती कीमत उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकती है। इससे पूरा भंडार अधिक स्थिर बनता है और बाहरी झटकों के प्रति ज्यादा सहनशील। ये चीन की वित्तीय सुरक्षा की दीवार को मजबूत करने जैसा है। ठीक है, तो डॉलर पर निर्भरता कम करना और अपने भंडार को सुरक्षित बनाना, ये दो स्पष्ट कारण लगते हैं। लेकिन स्रोत, खासकर वो यूट्यूब वीडियो जिसका हमने जिक्र किया, वो एक और दिलचस्प और शायद ज्यादा महत्वाकांक्षी पहलू की ओर इशारा करता है। वैश्विक प्रभाव बढ़ाना। ये कैसे काम करता है?
सोना खरीदने से वैश्विक प्रभाव कैसे बढ़ता है? यहीं पर रणनीति और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ अपने लिए सोना जमा करने तक सीमित नहीं है। स्रोत बताते हैं कि चीन अब एक कदम आगे बढ़कर दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों को अपना सोना चीन की तिजोरियों मतलब वॉल्ट्स में रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। क्या दूसरे देशों का सोना चीन अपनी तिजोरी में रखेगा? हाँ, लेकिन पारंपरिक रूप से तो न्यूयॉर्क और लंदन ही सोने के भंडारण के वैश्विक केंद्र रहे हैं ना? बिल्कुल सही। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और बैंक ऑफ इंग्लैंड दुनिया के सबसे बड़े स्वर्ण संरक्षक मतलब गोल्ड कस्टोडियन रहे हैं। चीन का ये कदम सीधे तौर पर इस पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने जैसा है। अच्छा, इसके क्या मायने हैं? सोचिए, अगर कोई देश अपना सोना चीन में रखता है तो इसके कई मतलब निकलते हैं। जी। पहला, ये उस देश का चीन पर बढ़ता भरोसा दिखाता है। दूसरा, ये उन देशों को पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से थोड़ी दूरी बनाने का एक विकल्प देता है। स्रोत इसे इस तरह से देखते हैं कि चीन खुद को वैश्विक सोने के भंडारण और व्यापार के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? सिर्फ संरक्षक बनना? नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि ये डॉलर पर कम निर्भर एक वैकल्पिक वित्तीय या मौद्रिक प्रणाली बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हो सकता है। अगर दुनिया के कई देश अपना सोना चीन में रखते हैं और शायद भविष्य में युआन आधारित व्यापार या सोने समर्थित किसी व्यवस्था में भाग लेते हैं, तो ये डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को कमजोर करेगा। हाँ बिल्कुल। संरक्षक बनकर चीन न केवल उन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक वित्तीय ढांचे मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में अपनी भूमिका और वजन बढ़ा रहा है। ये तो वैश्विक मंच पर चीन को एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक आवाज देने का प्रयास लगता है। निश्चित रूप से ये केवल सोना नहीं है, ये शक्ति संतुलन का खेल है। ये तो वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की रणनीति नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को बदलने की कोशिश। इस संदर्भ में द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टिंग का क्या कहना है? क्या ये सोने का जमावड़ा हाल की घटना है या ये लंबे समय से चल रहा है? द इकोनॉमिक टाइम्स और अन्य विश्लेषकों का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि ये कोई नई रणनीति नहीं है। चीन पिछले कई दशकों से चुपचाप और रणनीतिक रूप से सोना जमा कर रहा है। दशकों से? हाँ, फर्क ये है कि हाल के वर्षों में खासकर वैश्विक अनिश्चितताओं के बढ़ने और चीन की बढ़ती मुखरता के साथ इस पर दुनिया का ध्यान ज्यादा गया है। और दिलचस्प बात यह है कि विश्लेषकों का मानना है कि चीन के पास आधिकारिक तौर पर घोषित मात्रा से कहीं अधिक सोना हो सकता है। आधिकारिक घोषणा से ज्यादा? इसका क्या मतलब है? क्या चीन अपनी सोने की खरीद को छिपा रहा है? स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन बड़ी मात्रा में सोना ऑफ मार्केट खरीदता है। ऑफ मार्केट मतलब वो सीधे सोने की खदानों से या अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ निजी तौर पर सौदे करके सोना खरीद सकता है। ये वो सौदे हैं जो खुले बाजार के आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते। अच्छा। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जो चीन का केंद्रीय बैंक है, वो हर महीने अपनी खरीदारी की घोषणा करता है, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। और चीन की घरेलू सोने की खुदाई भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और वो सोना भी देश से बाहर नहीं जाता। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां चीन के वास्तविक सोने के भंडार का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। गोपनीय ऑफ मार्केट सौदे, ये पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। ये दिखाता है कि चीन इस रणनीति को कितनी गंभीरता से ले रहा है और शायद दुनिया को पूरी जानकारी नहीं देना चाहता। क्यों? पारदर्शिता क्यों नहीं? इसकी कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, अगर चीन अचानक बहुत बड़ी मात्रा में सोना खरीदने की घोषणा करे तो इससे सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। हाँ, जिससे उसकी खुद की खरीदारी महंगी हो जाएगी। बिल्कुल। धीरे धीरे और चुपचाप खरीदने से बाजार में कम उथल-पुथल होती है। दूसरा, अपनी वास्तविक ताकत को छिपाए रखना भी एक रणनीतिक कदम हो सकता है। ये अनिश्चितता पैदा करता है और दूसरे देशों को चीन की आर्थिक क्षमता का पूरा अंदाजा लगाने से रोकता है। सही। ये उसकी दीर्घकालिक आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की एक सोची समझी चाल लगती है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं है, ये एक गहरी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है। सोने की चमक का इस्तेमाल शक्ति संतुलन को बदलने के लिए किया जा रहा है। क्या स्रोत इस भू राजनीतिक कोण पर और रोशनी डालते हैं? निश्चित रूप से। सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं
कि यह रणनीति भू राजनीतिक झटकों मतलब जियोपॉलिटिकल शॉक्स और आर्थिक अनिश्चितता से अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के उद्देश्य से भी प्रेरित है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कैसे अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल एक विदेश नीति उपकरण के रूप में किया है। हाँ, जैसे रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना। बिल्कुल, उन घटनाओं ने चीन जैसे देशों के लिए एक चेतावनी का काम किया होगा। उन्हें एहसास हुआ होगा कि डॉलर या यूरो में रखी गई उनकी संपत्ति भी जोखिम में पड़ सकती है। और सोना इस जोखिम को कैसे कम करता है? भौतिक सोना जो आपकी अपनी तिजोरी में रखा है, उसे फ्रीज करना या जब्त करना विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। हाँ, वो एक ठोस संपत्ति है जिस पर आपका सीधा नियंत्रण होता है। सही। शोध बताते हैं कि सोने का ये भौतिक भंडार चीन को ऐसे भू राजनीतिक संकटों या प्रतिबंधों का सामना करने में अधिक आत्मविश्वास और लचीलापन देता है। ये उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह का अंतिम सुरक्षा कवच या बीमा पॉलिसी है। और शायद बातचीत करने के लिए भी एक मजबूत स्थिति देता है। बिल्कुल, कठिन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में। तो ये बचाव और आक्रमण दोनों का मिश्रण लगता है। अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाना और साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और प्रभाव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना। ये तो एक बहुआयामी रणनीति है। एकदम सही कहा आपने। डॉलर पर निर्भरता कम करना, भंडार में विविधता लाना, वैश्विक प्रभाव बढ़ाना जिसमें वो संरक्षक की भूमिका भी शामिल है, और भू राजनीतिक जोखिमों से बचाव, ये सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चीन की व्यापक दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि चीन न केवल आज की चुनौतियों का जवाब दे रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जो शायद आज की तुलना में कम अनुमानित हो, अधिक खंडित हो और निश्चित रूप से अधिक बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक धातु सोना, जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता में अपनी अहमियत बनाए रखी है, आज 21वीं सदी में भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, रणनीति और विश्वास का इतना महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। हाँ, ये बात तो है। डिजिटल मुद्राओं और जटिल वित्तीय साधनों के इस युग में भी सोने की ये भौतिक चमक फीकी नहीं पड़ी है। हाँ, सोने का आकर्षण स्थायी लगता है। इसकी कीमत किसी सरकार के वादे या किसी केंद्रीय बैंक की नीति पर निर्भर नहीं करती। इसका अपना एक अंतर्निहित मूल्य माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी कागजी मुद्राओं में या सरकारों में विश्वास कम होता है, सोने की मांग बढ़ जाती है। सही। अब अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठा रहा है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए यह स्पष्ट है कि चीन का सोने के प्रति बढ़ता रुझान कई गहरे और आपस में जुड़े कारणों से प्रेरित है। पहला, अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम करने की एक स्पष्ट इच्छा। हाँ। दूसरा, अपने विशाल विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाकर वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत। बिल्कुल। तीसरा, वैश्विक वित्तीय मंच पर अपने प्रभाव का विस्तार करने की महत्वाकांक्षा, जिसमें दूसरे देशों के सोने का संरक्षक बनना भी शामिल है। और चौथा, अपनी अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित भू राजनीतिक झटकों और आर्थिक अनिश्चितताओं से बचाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक योजना का क्रियान्वयन, जिसमें गोपनीयता भी एक भूमिका निभा रही है। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कदम केवल चीन के लिए ही मायने नहीं रखते। इनका प्रभाव पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर पड़ सकता है और शायद पड़ भी रहा है। किस तरह का प्रभाव? अगर चीन और संभवतः अन्य देश भी धीरे धीरे डॉलर से दूर जाते हैं और सोने या अन्य विकल्पों को अधिक महत्व देते हैं, जैसे युआन या शायद डिजिटल मुद्राएं, तो ये अमेरिकी डॉलर की अद्वितीय स्थिति को चुनौती दे सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्त और यहाँ तक कि शक्ति संतुलन के नियम भी बदल सकते हैं। सोने की भूमिका, डॉलर का भविष्य और चीन की महत्वाकांक्षाएं, ये सभी आने वाले वर्षों और दशकों में देखने लायक प्रमुख वैश्विक रुझान होंगे। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं। जिस तरह से चीन सोने के माध्यम से अपनी वित्तीय और रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है और धीरे धीरे ही सही डॉलर केंद्रित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, क्या ये वास्तव में भविष्य के एक ऐसे बहुध्रुवीय वित्तीय विश्व का संकेत है? एक ऐसा विश्व जहां किसी एक मुद्रा का वर्चस्व कम होगा और शायद सोने की सदियों पुरानी चमक एक बार फिर वैश्विक वित्त और शक्ति के खेल में अधिक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। इस पर विचार करते रहिएगा।